नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गुमला में छत्तीसगढ़ नक्सली हमले पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। घाघरा हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल ने निकाला कैंडल मार्च। नक्सलियों को मुंह तोड़ देंगे जवाब। झारखंड में धारा 144 लागू। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क जांच करवाने स्वास्थ्य केंद्र पहुंची महिलाएं। मधुबनी हत्याकांड में नई कड़ी आई सामने। सुशील मोदी ने किया नया खुलासा। कहा हत्याकांड का मास्टरमाइंड प्रवीण झा नहीं बल्कि राजेश यादव है। और पूर्णिया में झोलाछाप डॉक्टर ने ली महिला की जान। गलत इंजेक्शन लगने से हुई महिला की मौत। मौके से फरार हुआ डॉक्टर। न्याय के लिए भटक रहा पीड़ित परिवार। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले पर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन घाघरा हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया, जिसमें कैंडल मार्च निकालकर घाघरा के चांदनी चौक में श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस दौरान हिंदू जागरण मंच और के कार्यकर्ताओं अमित ठाकुर ने बताया कि जिस तरह से नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवान के ऊपर छिपकर हमला किया है, ये पूरी तरह से कायराना हरकत है। साथ ही घटना में बड़ी संख्या में हमारे देश के कई जवान शहीद हुए हैं और उनका ये बलिदान कभी बेकार नहीं जाएगा। नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिला में जो 22 जवान शहीद हुए हैं, उसको लेके हमारे हिंदू जागरण मंच तत्पर खड़ी है उनके परिवार के साथ। और आज हम लोग कैंडल मार्च इसके विरोध में निकाले थे, नक्सलियों के विरोध में। और इनको स्पेशल नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं। इस कार्रवाई को उनके मान में घुस के वो कार्रवाई करेंगे। और ये जो भी घटना घटी है, हम लोग इसका कड़ी से कड़ी विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मधुबनी के बहुचर्चित महमदपुर हत्याकांड के हर रोज नई कड़ी सामने आ रही है। वहीं अब नया खुलासा सुशील मोदी ने किया है। जी हां, सुशील मोदी ने कहा है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड प्रवीण झा नहीं बल्कि राजेश यादव नाम का आदमी है। बता दें कि सुशील मोदी के इस ट्वीट के बाद आरजेडी ने सुशील मोदी पर हल्ला बोल दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सुशील मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि सुशील मोदी पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए अनाप शनाप बात बोलते रहते हैं। आदरणीय सुशील मोदी जी बेरोजगार हो गए हैं। ये खुलासा करते करते तो डिप्टी सीएम की कुर्सी उनकी चली गई। अब राजनीतिक जमीन बचाना है तो एक ही उपाय है, तेजस्वी यादव जी की चालीसा को पढ़ करके ही वो अपना जमीन बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब उनके बारे में क्या कहा जाए। तेजस्वी यादव जी हर मामले को लेकर के पूरा सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव करता है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव जी हर मामले में नहीं आगे आए तो सरकार कार्रवाई भी नहीं करेगी, पीड़ित लोगों को न्याय भी नहीं मिलेगा। ये तो दिख रहा है ना, इन लोगों से संभल नहीं रहा है। जिसके पास सत्ता है वो काम नहीं कर रहा। गिरफ्तार अपराधियों की तब होती है जब तेजस्वी यादव जी पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं। दबाव में तब आती है पुलिस, ये सरकार। जब तेजस्वी यादव जी आईना दिखाते हैं, सवाल खड़े करते हैं, सरकार की नाकामी को उजागर करते हैं। अब आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी तो खुद बेरोजगार हो गए हैं। और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और नवनिर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मुंगेर न्यायालय पहुंचे, जहां नरेंद्र सिंह ने मुंगेर कोतवाली कांड के मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद सीजेएम के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं मौके पर पूर्व मंत्री ने कहा कि उन पर राजनीति के तहत झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दिया है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह और उनके बेटे सुमित सिंह पर देवघर में 5 करोड़ की जमीन के खरीद फरोख्त के मामले में दलाली और गबन का आरोप लगा था। इसी मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद नरेंद्र सिंह ने मुंगेर सीजेएम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। हाईकोर्ट में अपील की, हाईकोर्ट ने उचित समझा मुझको, इनको बेल मिलना चाहिए। मुझे अग्रिम बेल हाईकोर्ट ने ग्रांट किया। फिर जो प्रक्रिया है नीचे के कोर्ट में आके जिस कोर्ट में मुकदमा है वहां हम खड़े हुए, वहां से बेल रेगुलराइज हो गया।
क्या लगता है इसमें राजनीतिक कुछ आपको फंसाने का कोई था? प्याज से है ये मामला, तो बहुत पुराना है, राजनीति है। राजनीति के तहत ही मुझको ऐसे गलत मुकदमों में नाम डालकर बदनाम करने की साजिश की गई थी। जिस पुलिस का मामला है और न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि इनके खिलाफ में कोई आरोप नहीं बनता, इसलिए इनको जमानत दिया। अकॉर्डिंगली आज हम लोग सीजीएम साहब के यहाँ उपस्थित हुए, हाईकोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार। क्या मामला क्या था संक्षेप में? वह एक राजनीतिक विद्वेष की भावना से गबन का एक मामला किया है, जिस व्यक्ति को न मुद्दाले को जानते हैं ये अन्य मुद्दे को जानते हैं। और किशनगंज के एसएचओ की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। बता दें कि किशनगंज के टाउन थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार दलबल के साथ पश्चिम बंगाल के पंजीपारा में छापेमारी कर अपराधियों की पकड़ने गए हुए थे, जहां पहले से घात लगाकर अपराधियों ने पुलिस जवान पर हमला कर दिया और एसएचओ की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि थाना अध्यक्ष के शव को किशनगंज पुलिस लाइन लाया गया, जहां उनके शव को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इस दौरान जिले के जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश और पुलिस कप्तान कुमार आशीष के अलावा आईजी भी मौजूद रहे। बहुत ही बड़ी घटना है ये और बिहार पुलिस के सर पे बहुत बड़ा कलंक है, काला धब्बा है। जिस तरह के हालात में अश्वनी कुमार जी की हत्या हुई है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि जब वो पूरे फोर्स के साथ गए थे, उनके साथ एक ऑफिसर और थे और एक आदमी को अकेले छोड़कर सभी लोग वहां से हट जाएं और उसकी निर्मम हत्या पीट कर दिया जाए, तो इससे बड़ा जो है बात कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये बहुत जांच का विषय है। और किशनगंज सदर थाने में तैनात इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी, जिसको मॉब लिंचिंग के साथ जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि हत्या पश्चिम बंगाल के पंजीपारा के पंतापारा में हुई है, जिस पर अब आरजेडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सरकार घटना की जांच करे और जो दोषी है उसको गिरफ्तार करे। देखिए, किशनगंज की एसएचओ का जिस तरह से हत्या हुई है, प्रथम दृष्टिया ये मॉब लिंचिंग का मामला प्रतीत होता है। वो किसी मामले को लेकर के बंगाल गए थे और उसी में पीट कर लोगों ने घेर कर उनकी हत्या कर दी। किन कारणों से हत्या हुई है अभी इसका पता नहीं चल पा रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसका जांच करके पता सरकार करे। ये बहुत ही दुखद घटना है, निंदनीय है, अफसोसजनक है कि एक एसएचओ की हत्या इस तरह से हो रही है और सरकार को अविलंब इस मामले की जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, बताना चाहिए कि किन कारणों से उनकी जान गई है। ये घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, इसलिए कि अब किन मामलों को लेकर वो गए थे उसमें जो भी नियम होते हैं, अगर कोई थाना दूसरे प्रदेशों में थाना प्रभारी जाकर के किसी मामले को जाते हैं तो वहां के पुलिस से संपर्क करते हैं, दूसरे राज्यों के वहां के थाना से। क्या किया, अकेले गए थे, पुलिस बल के साथ, पर्याप्त पुलिस बल के साथ गए थे या नहीं गए थे, ये सब जांच का विषय है। जब सारी बात सामने आ जाती है तो पुलिस हेडक्वार्टर से भी हम कहेंगे कि इस बात को लेकर के जल्द से जल्द लोगों के सामने ये बात आनी चाहिए कि आखिर किन कारणों से क्यों उनकी हत्या हुई है। अभी तक इसका पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। और अगली खबर मधुबनी से है, जहां मोहम्मदपुर नरसंहार को लेकर आज महागठबंधन ने मधुबनी को बंद किया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा बलों और पुलिस को जगह जगह तैनात किया है, जिससे मधुबनी जिला प्रशासन की छावनी में तब्दील हो गया। किसी भी तरह की अनहोनी नहीं हो, इसके लिए बीएमपी की 6 टुकड़ी को सुरक्षा के लिए लगाया गया है। और झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते। वहीं सरकार द्वारा जारी आदेश में कुछ जगहों पर लोग नियमों का पालन करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इसे अंदर
नजरअंदाज किया जाता है। वहीं गुमला जिले के घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत दर्जनों की संख्या में गर्भवती महिलाएं जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचती हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। साथ ही किसी महिला ने मास्क भी नहीं पहना हुआ है, जहां डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज बिना मास्क के ही किया है। झारखंड मधुपुर उपचुनाव को लेकर ये घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि मधुपुर उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे रघुवर दास के विरोध में हंगामा किया गया। राज्य पालीवार समर्थित प्रत्याशी अशोक ठाकुर के समर्थकों ने हंगामा किया है। राज्य पालीवार के समर्थकों ने रघुवर पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। चुनाव के पहले बीजेपी के अंदर आंतरिक घमासान मच गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, जिस प्रकार से यह हंगामा किया गया, रघुवर दास पर टिकट बेचने का आरोप लगाया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल पूजा, निश्चित तौर पे मधुपुर चुनाव दिनों दिन जो है रोमांचक स्थिति में पहुंच रहा है। देखिए, आज की स्थिति में बताऊं तो रघुवर दास आज मधुपुर पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने, और उस दरमियान जो है राज परिवार के जो समर्थक है कहा जा रहा है, उन लोगों ने टिकट बेचने का उन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो टिकट बेचते हैं बीजेपी का। दरअसल इस बार चुनाव में राज परिवार को टिकट नहीं मिला था, और इसके बाद से ही लगातार जो है बीजेपी के अंदर एक आंतरिक कलह जो है वो मचा हुआ था, और यही वजह है कि राज परिवार की तरफ से लगातार इस चुनाव में कहीं न कहीं विरोध के स्वर वो लगातार निकल रहे थे। और ये ऐसा कहा भी जा रहा है कि जो अशोक ठाकुर है, जो टीबी छाप सिंबल से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो प्रत्याशी है डमी प्रत्याशी के तौर पर जो है मैदान में खड़े हैं, और राज परिवार जो है इनको समर्थन कर रहे हैं। तो राज परिवार से समर्थित प्रत्याशी हैं, और कहीं न कहीं बीजेपी का जो एक वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की एक कोशिश है, और लगातार बीजेपी के जो नेता हैं उनका विरोध कहीं न कहीं वो कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे चुनाव को अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे आप लगातार जो है विपक्ष भी, जो बीजेपी का जो विपक्ष जो जेएमएम और कांग्रेस है, वो भी लगातार इस बात का आरोप या बीजेपी पर कह सकते हैं कि निशाना साध रही है कि मधुपुर चुनाव में बीजेपी एक ऐसे प्रत्याशी पर अपना दांव लगाई है कि क्या बीजेपी के पास अपने नेता नहीं है। आपने देखा कि नारायण दास को पहले तो आजसू से बीजेपी में शामिल कराया गया, और उसके बाद फिर उनको टिकट दिया गया। तो इस बात का आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि बीजेपी अपने नेता, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा क्यों नहीं जता पाती है। तो निश्चित तौर पे इन सब चीजों को लेकर के बीजेपी के अंदर जो है एक आंतरिक कलह मधुपुर में जरूर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी इन आंतरिक कलह के साथ मधुपुर का जो चुनाव है उसकी जो नैया है, क्या ये पार लग पाएगी? ये बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि इस विरोध के बीच आज से जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी मधुपुर पहुंचने वाले हैं। आज देर शाम वो मधुपुर पहुंचेंगे, और आज से लेकर के चुनाव तक यानी 14 तारीख तक लगातार मधुपुर में कैंप करेंगे, और इस दौरान वो बीजेपी का प्रचार प्रसार का जो एक कमान है वो थामेंगे। तो देखिए, निश्चित तौर पे इन तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी के सामने भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। और लेकिन जिस तरीके से आज रघुवर दास का विरोध हुआ और जो टिकट बेचने का आरोप लगा, और जिन चीजों को लेकर के जो है जो बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं, उन लोगों ने भी कहीं न कहीं जो है इस विरोध में जो है वो शामिल थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि राज
परिवार के इशारे पर ही जो है रघुवर दास का विरोध हुआ है। तो सवाल ये उठता है पूजा कि चूंकि उपचुनाव इसके पहले भी राज्य में 2-2 हो चुके हैं और दोनों ही उपचुनाव में बीजेपी जो है दोनों सीट को गंवा चुकी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मधुपुर चुनाव के पहले जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस बात का जिक्र करती रही है और जिस तरीके सार्वजनिक मंचों पर आपने बाबूलाल मरांडी को भी सुना होगा जो जीत की बात करते हैं, डंके की चोट पर जीत का जिक्र करते हैं, तो क्या ये जो कला है इस कला के साथ बीजेपी क्या मधुपुर चुनाव जीत पाएगी? ये तमाम सवालात हैं जिन सवालों का जवाब बीजेपी के सामने जो है मुंह खोले खड़ी है, लेकिन विरोध कहीं न कहीं जरूर देखने को मिल रहा है। देखिए, एक तरफ जहां तक आप जेएमएम प्रत्याशी की बात करें यानी महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी की बात करें जो खुद कैबिनेट मंत्री भी हैं हफीजुल हसन और उसके बाद जो है एक प्रत्याशी के तौर पर मैदान में भी हैं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से नारायण दास जो बीजेपी के न तो कार्यकर्ता रहे हैं पूर्व में और न बीजेपी के नेता रहे हैं, उन्हें बीजेपी में शामिल करने के बाद टिकट दिया गया है। तो विरोध इस चीज का है कि क्या आपके पास अपने प्रत्याशी नहीं है जो आप किसी और पार्टी से नेता और कार्यकर्ताओं को ला करके उसके बाद आप प्रत्याशी के तौर पर मैदान में लाते हैं? तो सवाल लगातार ये उठ रहा है और बीजेपी के बड़े नेताओं के ऊपर ये इस चीज का आरोप लग रहा है कि जो टिकट बेच रहे हैं और ये तमाम चीजें हैं। निश्चित तौर पर रघुवर दास एक बड़े नेता है, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और स्टार प्रचारक भी हैं इस पूरे चुनाव में और कैंपेन करने पहुंचे होते। जिस तरीके से विरोध हुआ कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक आंशिक दबाव जरूर बीजेपी पर इस घटना के बाद जरूर बनी। नवीन, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है मधुपुर चुनाव को लेकर, और ऐसे में अब अंतर्कलह जो है बीजेपी के बीच में, क्या लगता है कि कहीं न कहीं 2 सीट गंवाने के बाद ये मधुपुर उपचुनाव जो है ये वाला सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा? क्या ये कोई रणनीति तैयार की गई है? मुझे देखिए, चूंकि हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं लेकिन ऐसे सीधे तौर पे बीजेपी को हारा हुआ तो पार्टी नहीं बता सकते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन माहौल को अगर आप देखें, मधुपुर का इस वक्त मैं मधुपुर में ही हूं और मधुपुर के माहौल को अगर आप समझें तो निश्चित तौर पे जो एक कॉन्फिडेंस लेवल की अगर बात करें तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जेएमएम प्रत्याशी के रूप के अंदर जरूर देखने को मिलता है, जीत का कॉन्फिडेंस। तो महागठबंधन के तमाम नेता जो है जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जिस जोश के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जीत के भाव से मुग्ध है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी को देखें, निश्चित तौर पर वो जीत की बात तो करती है, डंके की चोट पर जीत की बात करती है, लेकिन कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस जो है उसकी कमी जरूर देखने को मिलती है। मधुपुर की जनता की अगर बात करें तो अभी चूंकि कांटे की टक्कर है, कुछ प्रत्याशी जो है, कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन कांटे की टक्कर जो है वो जेएमएम और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच ही है। बाकी जो 4 प्रत्याशी हैं एक तरह से आप उनको डमी प्रत्याशी ही कह सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर आप जातीय समीकरण को भी अगर मधुपुर का देखेंगे तो धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो 40% आबादी मुसलमानों की और इसके अलावा 60% आबादी जो है वो हिंदुओं की है। तो ये जो 60% जो जनसंख्या है, जो आबादी जो हिंदुओं की है, इसमें भी वोट शेयरिंग जो है वो बटा हुआ है, विभिन्न जाति में विभिन्न समुदायों में बटा हुआ है। लेकिन जहां तक जेएमएम के पक्ष की बात करें तो एक जो समुदाय विशेष वर्ग का जो एक वोट जो हफीजुल जिस वोट का दावा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो वोट उनके पक्ष में दिखता है। लेकिन जातीय समीकरण से अगर इन सब चीजों को देखेंगे तो बीजेपी के पक्ष में वो तमाम यही होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिर किसकी जीत होगी मधुपुर सीट पे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। झारखंड सरकार की कोरोना की नई गाइडलाइन का असर पलामू में भी देखने को मिला, जहां रात 8 बजे के बाद से ही मेदिनीनगर मुख्य बाजार की सड़कें सुनसान दिखाई दी। वहीं रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश का पालन किया गया। बता दें कि जिला प्रशासन ने क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे के बाद बंद रखने की सख्त हिदायत दी। वहीं अगर 8 बजे के बाद कोई सड़कों पर नजर आता भी दिखा तो उसका कारण पूछा जाता है। वहीं बिना काम के बाहर घूमने पर कार्रवाई भी की जा रही है। इस दौरान मेदिनीनगर के सभी चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। कि ठीक 8 बजे है, हम खड़े हैं मेदिनीनगर के मुख्य बाजार में, जहां सड़कों पर सन्नाटा छा गया है। बाजार के तमाम दुकानें बंद हैं। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं और सड़कों पर आए दिन जो भीड़ होती थी वो एकदम नजर नहीं आ रही है। सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें प्रतिष्ठानें बंद रहेंगी। उसका सीधा नजारा देखने को मिल रही है। आपको दिखा दें कि डाल्टनगंज का मुख्य बाजार है और देख इस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, चारों तरफ वीरानगी छाई है। कुछ लोग नजर आ रहे हैं लेकिन वो भी अपनी जरूरी कामों के लिए बाहर निकले हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने घूम घूम कर, चाहे सदर एसडीओ हो चाहे जिले के उपायुक्त, तमाम प्रतिष्ठानों के चेताया है और साथ ही सभी दुकानदारों से बातचीत कर कहा है कि आप अपनी दुकानें 8 बजे तक बंद कर दें और सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उसका जो है पालन करें। कोरोना महामारी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे जिला प्रशासन भी सख्त हो रही है। दिन में जहां लोगों के मास्क चेक किए जा रहे हैं वही रातों में भी जिला प्रशासन घूम घूम कर लोगों को अपनी अपनी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश भी दे रही है और जिसका सीधा नजारा देखने को मिल रहा है कि लगभग तमाम प्रतिष्ठानें बंद है और सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। या यूं कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता दिख रहा है और जिला प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके प्रति लोग अपनी जो है जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और ये सबसे मुख्य व्यस्तम चौराहा है जो मेदिनीनगर का जो मुख्य बाजार कहा जाता है, जहां पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन भीड़ होती है। परंतु 8 बजे का अब जो नजारा दिख रहा है वो पूरी तरह से जिस तरह से जिला प्रशासन ने चाहा है कि तमाम दुकानें बंद हो, तमाम प्रतिष्ठानें बंद रहे, लोगों जरूरत काम हो तभी निकले, उसका पालन लोग कर रहे हैं। हालांकि जो भी लोग निकल रहे हैं वो जरूरी कार्य से निकल रहे हैं और लगभग सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उसका लोग पालन कर रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, पलामू। और सूबे में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार लगातार कई जरूरी कदम उठा रही है। जहां राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। इस बार अफवाह है कि रविवार को रांची में सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, जिसे उपायुक्त ने प्रेस को संबोधित करते हुए खंडन किया है। रांची उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि जिस तरह सोमवार से शनिवार तक दिन भर खुले रहने के बाद रात 8 बजे सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है, वही आदेश रविवार को भी लागू रहेगा। रविवार को भी दिन भर दुकानें खुली रहेंगी और बाकी दिनों की तरह रात 8 बजे के बाद सभी दुकानें बंद होंगी। इस दौरान उपायुक्त ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि 2 गज की दूरी रखें और मास्क जरूर लगाएं। से सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार की जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो ऑर्डर है उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि रविवार को कोई प्रतिष्ठान बंद रहेंगे थ्रू आउट द डे। मैं आप सभी लोगों को कैटेगोरिकली कहना चाहता हूं कि जो नियम सोमवार से लेकर शनिवार तक है वही नियम संडे को भी लागू होगा। सभी प्रतिष्ठान 8 बजे के बाद ही 8 बजे रात्रि से ही बंद रहेंगे। उसके पहले वो सभी प्रतिष्ठान और दुकानें खोल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके सभी स्टाफ सभी कस्टमर्स जो है मास्क पहने, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। और राज्य सरकार जहां झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसने का दावा करती है, वहीं झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला पूर्णिया का है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। मृतक महिला का नाम बसंती देवी बताया जा रहा है। इस दौरान मृतका के पति ने बताया कि मृतक महिला दांत की दर्द से परेशान थी। स्थानीय डॉक्टर सिकंदर ठाकुर को इलाज के लिए बुलाया गया, जहां डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के 2 मिनट बाद ही बसंती देवी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई। वहीं झोला छाप डॉक्टरों को जैसे ही महिला की मौत की जानकारी मिली, वो मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।
खाना वाना खाई, नाश्ता उस्ता की, तब जी के डॉक्टर बैठा था। तब जी के बैठा तो मम्मी नाश्ता उस्ता करके गई सुइया लेने, तो सुइया दिया ना एगो, तो कैसे कैसे करने लगे, उल्टे पुल्टे एकदम करने लगे, पूरा एकदम उधर से उधर, पूरा एकदम मुंह से पकता पकता निकलने लगा। सुइया लेने का आपने डॉक्टर घर पे आया था कि घरे पे आया था? घर पे आया था, देने के लिए बराबर आता था? कभी आता था कभी नहीं आता था। ना हुआ सुबह में आया, सिकंदर डॉक्टर है यहाँ का, दांत में दर्द था, उसके बाद आया सुइया दिया, उसके बाद आधा घंटा बाद आदमी का मृत्यु हो गया। जब डॉक्टर ऐसे है या डिग्री में झोला छाप डॉक्टर है भाई। हाँ, झोला छाप डॉक्टर नहीं हो सकता था तो बोल देता कि भाई हाँ डेट कर गया 10 मिनट के बाद, उसके बाद उसको मन में अजीब तरह का हुआ, दांत का दर्द, उसका सुई दिया 5 मिनट में डेट, 5 मिनट में डेट कर गया। उसके बाद उसको बुलाए फिर दोबारा, लेकिन वो बोला कि नहीं आ रहे, उसके बाद दोबारा आया नहीं। चलिए, इसके साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है, आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।